इस आईपीओ के करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग आपको एक लॉट में 1 लाख से भी ज्यादा के लिस्टिंग गेन्स हो सकते हैं। लेकिन क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, वो जानना है तो पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना। इस वीडियो में हम टोटल 6 चीजें देखेंगे। सबसे पहले आईपीओ डिटेल्स, फिर कंपनी की बिजनेस, तीसरे नंबर पे कंपनी के फाइनेंशियल्स, चौथे नंबर पे आईपीओ की वैल्यूएशन, पांचवें नंबर पे करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम और छठे नंबर पे क्या मैं इस आईपीओ में अप्लाई करूंगा या फिर नहीं। तो सबसे पहले इस आईपीओ की टाइमलाइन को देख लेते हैं। यह आईपीओ 3 जनवरी यानी कि फ्राइडे को खुल चुका है और क्लोज 7 जनवरी को होगा यानी कि ट्यूसडे को। इस आईपीओ का अलॉटमेंट 8 जनवरी यानी कि वेंसडे को अनाउंस हो जाएगा और जिन्हें भी अलॉटमेंट नहीं मिला उन्हें उनका रिफंड 9 जनवरी ऑनवर्ड्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फाइनली आईपीओ की लिस्टिंग 10 जनवरी यानी कि फ्राइडे को अपने इंडियन स्टॉक मार्केट पे हो जाएगी। यहाँ एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर का है और प्राइस बैंड 80 से लेकर 85 रुपीज पर शेयर का हो जाता है। यानी कि आपका कट ऑफ प्राइस जिस पे आपको ये आईपीओ अप्लाई करना पड़ेगा वो 85 रुपीज पर शेयर का निकल कर आता है। इसके अलावा यहाँ एक लॉट में 1600 शेयर्स होंगे और इस आईपीओ का टोटल इशू साइज लगभग 28 करोड़ का है। अच्छी बात यह है कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। इसके अलावा क्योंकि एक एसएमई आईपीओ है तो इसकी लिस्टिंग बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पे होगी। अब चलो ये देख लेते हैं कि इस आईपीओ का रिजर्वेशन कैसा है। तो जैसा कि ज्यादातर हर आईपीओ में होता है, यहाँ भी रिटेल कैटेगरी वालों के लिए ऑलमोस्ट 35% का कोटा रिजर्व्ड है, एचएनआई कैटेगरी वालों के लिए 15% का और बाकी का 50% क्यूआईबी, एंकर इन्वेस्टर्स और मार्केट मेकर्स के लिए। अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करोगे तो आपको मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें जैसा कि मैंने बताया 1600 शेयर्स होंगे और इसका टोटल अमाउंट 1,36,000 का होगा। इसके अलावा अगर आप एक से ज्यादा लॉट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप ऑटोमेटिकली एचएनआई कैटेगरी में चल जाओगे, जिसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2,72,000 का होगा। प्रमोटर होल्डिंग की अगर बात करूं तो आप देख सकते हो प्रमोटर्स में इनके बस 2 फैमिलीज शामिल है, एक तो खान और दूसरा अनवकर। इनके पास आईपीओ आने से पहले 93% का स्टेक था और आईपीओ आने के बाद भी फर्दर रिड्यूस तो होगा लेकिन 50% के ऊपर रहेगा, तो ये एक पॉजिटिव बात है। इसके अलावा इन्होंने अपने एंकर इन्वेस्टर से आईपीओ खुलने के पहले ही ऑलमोस्ट 8 करोड़ रेस कर लिए है और इनके एंकर इन्वेस्टर्स के लिस्ट में कोई भी रेप्यूटेड नाम नहीं दिखाई दे रही। चलो अब ये भी देख लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो कंपनी है ना मेनली क्लीन रूम्स को बनाने की बिजनेस में, लेकिन ये क्लीन रूम्स होता क्या है वो समझ लेते हैं। तो आप ऐसा समझ लो कि ये ना बहुत ही ज्यादा साफ सुथरी जगह होती है, यानी कि सुपर क्लीन स्पेसेस, जो कि इस तरीके से डिजाइन की जाती है ताकि किसी भी तरीके का डस्ट, जर्म्स या डर्ट बाहर ही रहे। क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि इन सुपर क्लीन रूम्स में ही की जा सकती है, जैसे कि दवाइयां बनाना। अब अगर दवाई बनाते वक्त किसी भी तरीके का कोई भी जर्म या डस्ट आ जाता है तो ऑब्वियसली जो भी वो दवाई लेगा वो बीमार पड़ सकता है। वैसे ही किसी इलेक्ट्रॉनिक चिप को बनाते वक्त अगर थोड़ा सा भी डस्ट आ जाता है तो वो चिप डैमेज हो सकती है। इसके अलावा सर्जरीज परफॉर्म करते वक्त अगर रूम एक्स्ट्रा क्लीन नहीं होंगी तो हो सकता है सर्जरी करने के बाद पेशेंट को किसी चीज की इन्फेक्शन हो जाए। या फिर आपने मूवीज में भी देखा होगा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिस लेबोरेटरीज में होती है वो भी सुपर क्लीन स्पेसेस होती है, तो इन्हीं को क्लीन रूम्स कहा जाता है। और ये कंपनी इसी क्लीन रूम्स के डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और इंस्टॉलेशन में हेल्प करती है और इनके प्रोडक्ट्स काफी सारे इंडस्ट्रीज में यूज आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो इनका 85 to 90% रेवेन्यू फार्मा, हेल्थ केयर और बायोटेक सेक्टर से आता है। इसके अलावा कंपनी के प्रोडक्ट्स और भी काफी इंडस्ट्रीज में यूज आती हैं, जैसे कि सेमीकंडक्टर, ऑटोमोबाइल, रिन्यूएबल एनर्जी और डेटा सेंटर। कंपनी का ऑलमोस्ट 95% रेवेन्यू डोमेस्टिक मार्केट से आता है और ऑलमोस्ट 5% रेवेन्यू एक्सपोर्ट करके। अब चलो कंपनी के फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं। सबसे पहले एसेट्स की बात करते हैं। तो इनका एसेट्स 2022 में 81 करोड़ का था, जो कि 2023 में थोड़ा सा रिड्यूस होकर 80 करोड़ के आसपास आ गया। लेकिन 2024 में इनके एसेट्स में ग्रोथ देखने को मिल रही है और इनका एसेट्स 89 करोड़ का हो गया और इस साल के पहले 6 महीने के बाद इनका एसेट्स बढ़कर 94 करोड़ का हो गया है। यानी कि इनके एसेट्स में एक डिसेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब अगर मैं इनकी रेवेन्यू की बात करूं तो 2022 में इनकी रेवेन्यू 113 करोड़ की थी, जो कि 2023 में 125 करोड़ की हो गई। लेकिन 2024 में इनके रेवेन्यू में एक रिडक्शन देखने को मिल रहा है। इनका रेवेन्यू ऑलमोस्ट 98 करोड़ का हो गया, यानी कि पिछले साल के मुकाबले ऑलमोस्ट 20% का रिडक्शन। और इस फाइनेंशियल ईयर के पहले 6 महीने में इन्हें 62 करोड़ का रेवेन्यू ऑलरेडी हो चुका है। यानी कि अगर मैं डबल करूं और पूरे साल की रेवेन्यू
निकालूं तो एक एस्टिमेट बेसिस पे इन्हें लगभग 125 करोड़ का रेवेन्यू हो जाएगा। यानी कि कंपनी अपने रेवेन्यू के टर्म्स में 2 साल पहले जहां थी अभी भी वहीं है। यानी कि कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ मिसिंग है, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू स्टैटिक दिख रहा है, जो कि डेफिनेटली एक एरिया ऑफ कंसर्न बन जाता है। अब चलो नेट प्रॉफिट्स को देख लेते हैं। तो इनकी नेट प्रॉफिट्स 2022 को 3.6 करोड़ की थी, जो कि 2023 को 7.96 करोड़ की हो गई। लेकिन अगेन 2024 में इनकी रेवेन्यू रिड्यूस हुई और इनकी प्रॉफिट्स में भी एक रिडक्शन देखने को मिल रहा है और इनकी नेट प्रॉफिट्स 5.78 करोड़ की हो गई। और अगर इस साल की बात करूं तो पहले 6 महीने में इन्हें 5.4 करोड़ का प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है। यानी कि साल खत्म होते होते लगभग 11 करोड़ का नेट प्रॉफिट ये कंपनी कमा लेगी, जो कि आज तक का सबसे ज्यादा होगा। अब अगर रिजर्व्स इन सरप्लस को देखें तो इनकी रिजर्व्स इन सरप्लस ईयर ऑन ईयर बढ़ती जा रही है और एज एट 30 सितंबर 2024 इनके पास लगभग 53 करोड़ के रिजर्व्स है। इनकी बोरोइंग की अगर बात करूं तो 2022 में इनके पास 8.5 करोड़ का बोरोइंग था, जो कि रिड्यूस होकर 2023 में 5.66 करोड़ का हो गया। लेकिन 2024 में इनकी बोरोइंग्स में थोड़ी सी इंक्रीमेंट देखने को मिल रही है, जिसके बाद इनका बोरोइंग 5.74 करोड़ का हो गया। और अभी इस साल के पहले 6 महीने में कंपनी ने अपनी बोरोइंग को काफी हद तक रिड्यूस किया है और करेंटली इनकी बोरोइंग 3.2 करोड़ की है। यानी कि इनका ओवरऑल डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.11 का निकल कर आ रहा है, जो कि काफी अच्छा है। इनकी रिटर्न ऑन इक्विटी 11% की है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15% का, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 11% का। तीनों रेशियोज ही डिसेंट है, यहाँ कोई टेंशन की बात नहीं है। चलो अब इनका प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करते हैं। तो 2022 में इनकी प्रॉफिट मार्जिन लगभग 3% की थी, जो कि 2023 में जंप होकर 6% की हो गई और फिर 2024 में भी इनकी प्रॉफिट मार्जिन 6% के आसपास थी। और अगर मैं इस साल के पहले 6 महीने की बात करूं तो अगेन इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन में एक जंप देखने को मिल रहा है और करेंटली इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन 9% के आसपास का निकल कर आ रहा है। यानी कि प्रॉफिट मार्जिन तो धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है, जो कि एक पॉजिटिव बात है। कंपनी 104 करोड़ के वैल्यूएशन पर ये आईपीओ लेकर आ रही है, जिसका मतलब ये होता है कि इनका प्री आईपीओ पी 13.31 के आसपास का होगा और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 1.38 का। अब क्योंकि आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये बिजनेस काफी यूनिक है, तो कंपनी ने भी ना अपने आरएचपी में किसी भी दूसरे लिस्टेड कंपनी को अपने कॉम्पिटिटर के रूप में एक्नॉलेज नहीं किया है। लेकिन अगर मैं स्क्रीनर पे चलूं तो आप देखोगे कि यहां कंपनी का पी 18 का दिख रहा है और इंडस्ट्री पी 33 का। यानी कि इंडस्ट्री के मुकाबले कंपनी काफी रीजनेबल वैल्यूएशन पर ये आईपीओ लेकर आ रही है। इनफैक्ट अगर आप इनका प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो भी देखोगे तो जैसा कि मैंने बताया, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो भी सिर्फ 1.38 का है। यानी कि सच में वैल्यूएशन तो रीजनेबल है। चलो अब ये जान लेते कि कंपनी जो 28 करोड़ रुपए इस आईपीओ से रेस करने वाली है उसको कंपनी कहां यूज करेगी। तो कंपनी इन पैसों को अपने लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के पीछे यूज करेगी। इसके अलावा कंपनी केल्विन एयर कंडीशनिंग एंड वेंटिलेशन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के इक्विटी शेयर्स को अक्वायर करेगी और बचे कुचे पैसों को अपने जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और इस आईपीओ के इशू एक्सपेंस को मीट करने के लिए यूज करेगी। चलो अब चलते हैं इस वीडियो के सबसे अवेटेड पार्ट की तरफ। इस आईपीओ का करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। तो जैसा कि आप यहां देख पा रहे हो, एज एट 3 जनवरी 2025 इस आईपीओ का करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम 90% के आसपास का चल रहा है। यानी कि इस ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग आपको एक लॉट में 1 लाख से भी ज्यादा के लिस्टिंग गेन्स देखने को मिल सकते हैं। बट ऑब्वियसली जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूं, ग्रे मार्केट प्रीमियम हमें बस एक अंदाजा देती है कि ये आईपीओ किस वैल्यू पे खुल सकती है। अब एक्चुअल में हो सकता है आईपीओ इससे भी ऊपर खुले या फिर इससे भी नीचे। इसीलिए कभी भी किसी भी आईपीओ में अप्लाई करते वक्त सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम को नहीं देखना चाहिए, उस आईपीओ का डिटेल्ड एनालिसिस करना चाहिए, जैसा कि हमने इस वीडियो में किया। फाइनली बात कर लेते हैं कि मैं इस आईपीओ में क्या करने वाला हूं। तो देखो, सेक्टर तो काफी ज्यादा यूनिक है। इनफैक्ट मुझे नहीं पता कि ऐसी और कौन सी कंपनी है जो कि एग्जैक्टली इसी बिजनेस में इन्वॉल्व है। इनके प्रॉफिट मार्जिन्स भी इंप्रूव हो रहे हैं, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी भी है। बस एक टेंशन की बात यह है कि इनकी रेवेन्यू काफी ज्यादा स्टैग्नेंट है, यानी कि रेवेन्यू में एज सच कोई भी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही। इनफैक्ट 2024 में तो इनका रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट्स दोनों ही काफी ज्यादा ड्रॉप भी हुए थे। इसलिए मैं पर्सनली इस आईपीओ में सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करूंगा, ना कि लॉन्ग टर्म के लिए। बट ऑब्वियसली ये कोई रेकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी डिसीजन खुद लेना। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए थी एंड आई एम होपफुल आपको इस वीडियो से
काफी कुछ सीखने को मिला होगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मैं आगे भी ऐसी और वीडियोस आप तक लाता रहूं। वैसे नेक्स्ट कौन से आईपीओ की रिव्यू करूं, नीचे कमेंट करके जरूर बताना।